नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 2000 साल से भी पहले के समय में। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य जो अपने दौर के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, आखिर इतने बड़े भूभाग पर शासन कैसे करता था। ये कोई मामूली बात नहीं थी और इसके पीछे थी एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही संगठित प्रशासनिक व्यवस्था। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। वो कौन सा सिस्टम था, कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े साम्राज्य को एक धागे में पिरोकर इतने असरदार तरीके से चला रही थी। और इसका जवाब छिपा है मौर्य प्रशासन के एक शानदार दो स्तरीय पावर स्ट्रक्चर में। एक तरफ थे तीर्थ यानी टॉप के लोग जो पॉलिसी बनाते थे, और दूसरी तरफ थे अध्यक्ष जो उन पॉलिसीज को जमीन पर उतारने वाले डिपार्टमेंटल हेड थे। चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मौर्य प्रशासन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पावर के टॉप पर बैठे तीर्थों को समझेंगे, उसके बाद उनकी प्रशासनिक टीम यानी अध्यक्षों के बारे में जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम मिलकर साम्राज्य को मैनेज कैसे करता था। हम इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि परीक्षा के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पावर के सबसे ऊंचे लेवल से, तीर्थ। ये कुल 18 टॉप अधिकारी थे। समझ लीजिए ये राजा की कैबिनेट थी, उनका इनर सर्कल। साम्राज्य से जुड़े जितने भी बड़े और अहम फैसले थे वो यहीं लिए जाते थे। अब इस पावर सेंटर के भी केंद्र में कौन था। सबसे अहम थे मंत्री यानी प्रधानमंत्री, फिर थे पुरोहित जो मुख्य पुजारी और सलाहकार होते थे, और युवराज यानी होने वाले राजा। जरा सोचिए, एक प्रशासन के लिए, दूसरा धर्म और नैतिकता के लिए, और तीसरा भविष्य के लिए। साम्राज्य को संभालने वाले ये तीन सबसे मजबूत स्तंभ थे। अच्छा, कोई भी बड़ा साम्राज्य बिना पैसे के तो चल नहीं सकता, है ना। और मौर्यों ने इस बात को कितनी गंभीरता से लिया था ये यहाँ दिखता है। समाहर्ता का पद था जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह रेवेन्यू कलेक्शन का काम देखते थे, और फिर थे सन्निधाता यानी शाही खजांची जो पूरे खजाने की देखरेख करते थे। पैसा हो गया, अब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। और ये सिर्फ डंडे का राज नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम था। क्रिमिनल मामलों के लिए प्रदेश था और सिविल मामलों के लिए व्यवहारिक अलग अलग जज होते थे। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी न्याय व्यवस्था कितनी एडवांस थी। अब आते हैं डिफेंस पर। किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा उसकी सेना होती है। इस पूरी व्यवस्था के हेड थे सेनापति यानी युद्ध मंत्री। उनके नीचे शहर की सेना के लिए नायक, शाही किलों की रक्षा के लिए दुर्गपाल, और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अंतपाल जैसे कमांडर थे। ये एक तरह का मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच था। और ऐसा नहीं है कि तीर्थों का काम सिर्फ सेना और फाइनेंस तक ही था, नहीं, उनका कंट्रोल हर जगह था। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए कर्मांतिक थे, जंगलों के लिए आटविक थे, और तो और द्वावारिक और आंतरवशिक जैसे अफसर राजा के महल और निजी मामलों को भी देखते थे। मतलब कंट्रोल का लेवल देखिए। तो ये तो हो गए टॉप पॉलिसी मेकर्स यानी तीर्थ। लेकिन पॉलिसी बनाने से तो काम नहीं चलता, उसे लागू भी तो करना पड़ता है। और यहीं पर आते हैं अध्यक्ष। ये वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी थी जो असल में प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। तो ये अध्यक्ष थे कौन? सीधे शब्दों में कहें तो ये अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के हेड या सुपरिंटेंडेंट थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे 26 अलग अलग अध्यक्षों का जिक्र मिलता है जो अलग अलग विभागों को संभालते थे। और यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, उस दौर के जो ग्रीक लेखक थे उन्होंने इन अध्यक्षों को अपने लेखों में मजिस्ट्रेट कहा है। इससे उनके रोल का अंदाजा लगता है कि वो कितने पावरफुल और जरूरी अधिकारी हुआ करते थे। तो चलिए अब कुछ जरूरी अध्यक्षों और उनके डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। इससे पता चलेगा कि मैनेजमेंट कितना डीप और डिटेल्ड था। बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। पण्याध्यक्ष यानी कॉमर्स का सुपरिटेंडेंट, शुल्काध्यक्ष मतलब टोल टैक्स वसूलने वाला, और पौथवाध्यक्ष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नाप तौल की निगरानी करते थे ताकि कोई चीटिंग न हो। संस्थाध्यक्ष व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखते थे, मतलब एक पूरी तरह से रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी थी। ये वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीताध्यक्ष का पद ये बताता है कि सरकार सिर्फ किसानों से टैक्स नहीं लेती थी, बल्कि सरकारी जमीन पर खुद भी खेती करवाती थी। इससे सरकार की कमाई भी होती थी और देश में फूड सिक्योरिटी भी बनी रहती थी। और जो सबसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स थे वो तो सीधे सीधे स्टेट के कंट्रोल में थे।
जैसे माइंस के लिए आक्राध्यक्ष, सिक्के छापने वाली टकसाल के लिए लक्षणाध्यक्ष और शिपिंग और बंदरगाहों के लिए नावाध्यक्ष। मतलब पावर का हर सोर्स सरकार के अपने हाथ में था। अब देखिए, ये कंट्रोल सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं था, ये लोगों की जिंदगियों तक जाता था। जासूसों का अपना डिपार्टमेंट था, पासपोर्ट्स के लिए मुद्राध्यक्ष थे। सोचिए, उस जमाने में पासपोर्ट और तो और गणिकाध्यक्ष जैसा एक पद भी था। मतलब हर गतिविधि पर स्टेट की नजर थी। कपड़ा, नमक, ऐसी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी अलग से सुपरिंटेंडेंट थे, सूत्राध्यक्ष और लवणाध्यक्ष। इससे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना माइक्रो लेवल पर काम करता था। खासकर जहां से भी रेवेन्यू आ सकता हो, उस पर पूरी नजर रखी जाती थी। तो ये थे तीर्थ और अध्यक्ष। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में दिखता कैसा था और इससे क्या बड़ी तस्वीर सामने आती है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। टॉप पर राजा, उसके ठीक नीचे पॉलिसी बनाने वाले तीर्थ और फिर उन पॉलिसीज को जमीन पर लागू करने वाले अध्यक्ष। एकदम पिरामिड जैसा, एक हाईली सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जिसका कंट्रोल खेती से लेकर जासूसी तक जीवन के हर पहलू पर था। तो इस पूरे विश्लेषण से जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली बात, ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। दूसरी, पॉलिसी बनाने वाले और उसे लागू करने वाले अलग अलग थे, एक क्लियर सेपरेशन था। तीसरी बात, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था और हाँ, अपने जमाने के हिसाब से ये एक कमाल की ब्यूरोक्रेसी थी, जिसकी झलक आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट हेड्स में भी दिखती है। और अब आखिर में एक सवाल, क्या आज 2000 साल बाद भी इस पुराने लेकिन इतने कुशल और विस्तृत सिस्टम से आज की गवर्नेंस के लिए कुछ सीखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।